नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। गुलेरिया हाउस। अनिका गुलेरिया हाउस आ चुकी थी। वो पहले नंदनी से मिलती है। उसके हालचाल पूछने के बाद अब वो बाकी सब से अंदर आकर मिलती है। करण ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। करण अनिका के आने से खुश तो था, लेकिन अब भी वो किसी गहन सोच विचार में था। करण को देखते ही अनिका पहचान जाती है कि पापा किसी चिंता में है, लेकिन सबके सामने अनिका का करण गुलेरिया से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अकेले में ही अपने पापा से बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे पहले गुलेरिया हाउस में सबसे मिल लेना चाहती थी। अनिका को देखते ही पिंकी दौड़कर अनिका के पास आती है और कहती है, बुआ आपको पता है मेरा छोटा भाई कितना क्यूट है। पिंकी की बात सुनकर अनिका कहती है, यस माई डॉल, मुझे पता है वो बहुत क्यूट है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे आप क्यूट लगते हो। अनिका की बात सुनकर पिंकी खुश होकर उछलने लग जाती है और फिर से कहती है, यू नो मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। मैं उसे अपने पास ही रखूँ, ऐसा मेरा मन करता है और फिर मैं उसे किसी को भी ना दूँ। पिंकी की बात सुनकर अनिका कहती है, सच में किसी को भी नहीं। अब पिंकी कहती है, हाँ बुआ वो मेरा भाई है। अनिका अब कहती है, तो क्या हुआ, बुआ को भी नहीं दोगी क्या? पिंकी अब कंफ्यूज हो जाती है और कुछ टाइम सोचकर कहती है, आपको तो दे दूंगी, बट वो सिर्फ 5 मिनट के लिए। पिंकी की बात पर अब सब हंसने लग जाते हैं। तभी क्योंकि पिंकी हमेशा गुमसुम सी रहने वाली लड़की थी और अब वो अपने भाई के आने की खुशी में कैसे खिलखिला कर हंस रही थी। उसको देखकर आज सभी बहुत ही खुश हो रहे थे। तभी एक नौकर आकर नंदिनी को कहता है, मैडम सबके लिए डिनर तैयार है। नंदिनी भी उस नौकर को खाना लगाने के लिए कहती है। अब सब साथ में डिनर के लिए बैठ जाते हैं। आज मोस्टली खाना अनिका की पसंद का था। आकाश और श्रेया भी अब अपने रूम से नीचे आ गए थे। आज सारी गुलेरिया फैमिली मिलकर डिनर एंजॉय कर रही थी, जिसमें रोहित भी शामिल था। रोहित अब आकाश से पूछता है कि आकाश तुम्हारी तबीयत कैसी है? आई होप अब तुम ठीक होगे। रोहित की बात सुन के अब आकाश कहता है, मैं ठीक हूँ रोहित, अब से बिजनेस की बागडोर मैं ही संभालूंगा। एंड थैंक्स अनिका एंड रोहित, बोथ ऑफ यू, मेरे बाद पूरी गुलेरिया फैमिली को संभालने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए, साथ के साथ मेरे बिजनेस को भी। अब आकाश की बात सुनकर अनिका गुस्से से आकाश को घूरती है, जिससे सब हंसने लग जाते हैं। फिर श्रेया कहती है, नहीं अनिका थैंक्स यार, दोस्त और ननंद हो तो तुम्हारे जैसी। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप दोनों के बिना मुझे नहीं पता मैं अपने आकाश से कभी मिल भी पाती या नहीं, क्योंकि मैं तो नकली आकाश को ही असली आकाश समझ बैठी थी। तुम दोनों ने एक पाप होते होते मुझे बचा लिया। इन सब बातों को करते करते सब डिनर को एंजॉय कर रहे थे। अब रोहित करण की तरफ देखकर अनिका को इशारा करता है कि पापा को क्या हुआ है। अनिका भी अब इशारों इशारों में ही बात करती है और कहती है, पता नहीं रोहित, डिनर के बाद पूछती हूँ। अब सब डिनर होने के बाद अब अनिका करण गुलेरिया से पूछती है, पापा आप कुछ बात करना चाहते थे मुझसे? इधर दूसरी तरफ स्वाति दिल्ली के एक सुनसान किले में अपना कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। स्वाति भी अनिका की तरह ही हमेशा काम में बिजी रहती थी। आज भी वो कुछ कर रही थी। तभी बूढ़े बाबा आते हैं और स्वाति को कहते हैं, मैडम आपके लिए चाय। बूढ़े बाबा की आवाज़ सुनकर स्वाति कहती है, ओके यहाँ पर रख दो। बूढ़े बाबा चाय को रखने के बाद वहीं पर खड़े रहते हैं। बूढ़े बाबा के दिमाग में दमयंती देवी को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जिसे वो अब स्वाति मल्होत्रा से ही पूछना चाहते थे। स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा की तरफ देखकर जान जाती हैं कि वो कुछ न कुछ बात जरूर करना चाहते हैं। अब स्वाति अपना काम कंटिन्यू करते हुए बूढ़े बाबा को बोलती है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम आपको क्या लगता है, क्या दमयंती देवी अब इतना सब होने के बाद क्या फिर से वो वार करेगी या नहीं? बूढ़े बाबा की बातें सुनकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, मैं कॉलेज के टाइम से ही उसे जानती हूँ।
वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो अपना सब कुछ गंवाने के बाद पीछे हट जाए, लेकिन फिर भी हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना ही होगा, क्योंकि कभी ना मेरे दुश्मन कम हुए थे और ना ही शायद अब अनिका के होंगे। मुझे पता है अनिका में मुझसे भी ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा साहे की तरह उसके साथ रहना ही होगा। हो सकता है अब दमयंती देवी पीछे हट भी जाए तो कल कोई नया दुश्मन सामने होगा। अब आगे क्या होता है समय पर ही छोड़ देते हैं और अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखते हैं। इधर गुलेरिया हाउस जब अनिका करण से पूछती थी कि आज क्या बात करना चाहते हैं, तो करण अनिका को अपने साथ अपने कमरे में आने के लिए कहता है। आगे आगे करण गुलेरिया चल रहे थे और पीछे पीछे अनिका। अनिका को जाता हुआ देखकर रोहित वहीं पर ही रुक जाना बेटर समझता है। रोहित सोचता है कि शायद उसके वहाँ अनिका के साथ जाने से शायद करण अपने मन की बात अनिका से ना कर पाए, लेकिन जब करण गुलेरिया पीछे मुड़ते हैं तो वो रोहित को वहीं पर पीछे खड़ा देखते हैं। रोहित को पीछे खड़ा हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, रोहित तुम भी आ सकते हो, क्योंकि अब करण रोहित को पसंद करने लगा था। आकाश के जाने के बाद रोहित ने काफ़ी अच्छे से उनके बिजनेस को, उसकी पूरी फैमिली को काफ़ी अच्छे से संभाला था, जो शायद एक असली बेटा ही कर सकता है। अब रोहित अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो भी अनिका के साथ साथ करण के कमरे में चला जाता है। करण के कमरे में जाने के बाद करण अपना दरवाज़ा बंद कर देता है और अब अनिका फिर से पूछती है, पापा क्या हुआ आपको? अब तो आपको खुश रहना चाहिए, आकाश भी घर पर आ गया है और उसका बेटा भी। अब तो मुझे लगता है कि सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अनिका की बात सुनकर करण कहता है बेटा, हाँ बेटा मैं खुश हूँ, लेकिन आकाश के साथ साथ मुझे तुम्हारी भी चिंता होती है, क्योंकि आकाश के साथ साथ मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बड़ा ही घबरा रहा है। या तो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या कोई तूफान आने का संकेत दे रहा है। रोहित भी अब कहीं ना कहीं करण की बातों को समझते हुए करण से कहता है, पापा आप परेशान मत होइए, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी हम सब हैं। तो अब करण अनिका को कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुमसे वो राज छुपाया है, लेकिन जब हमारे परिवार पर इतना बड़ा संकट आकर टला है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे ये बात पहले ही शायद तुम्हें बता देनी चाहिए थी। करण की बातों को सुनकर अब अनिका काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब वो सोचती है कि आखिर करण गुलेरिया उससे कहना क्या चाहते थे। अब अनिका हैरान होते हुए कहती है कि पापा साफ साफ बताइए ना कि आप कहना क्या चाहते हैं। करण अब कहता है कि पता नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारे चाचा राजीव गुलेरिया का भी हाथ लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बी अवेयर बेटा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिच्छू कभी भी अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अब करण पास्ट में हुई सारी बातों को अनिका को बता देता है और कहता है, एक बार सोचना बेटा इस बारे में भी, क्योंकि कई बार बाहर वालों से ज़्यादा घर वालों से खतरा होता है। करण की बात सुनकर अब अनिका कहती है, ओके पापा, पर आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जो होगा देख लेंगे। और हाँ, सब घर में अभी भी बिना सिक्योरिटी के कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। अनिका की बात सुनकर अब करण भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर अनिका कहती है, वैसे तो मैंने मयूर गुलेरिया को भी बोल दिया है घर की पूरी सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी आप घर के बड़े हैं, तो आप कृपया करके आप भी सबका ध्यान रखना। करण से बात करने के बाद अनिका और रोहित दोनों ही अब नीचे आ जाते हैं और वो सारे गुलेरिया परिवार से अब वापस जाने के लिए अनुमति मांगते हैं। अब सभी गुलेरिया परिवार वाले सारे सदस्य उन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं, साथ में पिंकी और यश भी। पिंकी और यश अब अनिका को बुआ कहकर बोलते हैं, बुआ बाय, और साथ में अनिका भी उन्हें के प्यार भरी बाय कहती हैं। रोहित और अनिका अब दोनों अपनी गाड़ी में मारवा हाउस में जाने के लिए बैठ जाते हैं और पीछे ही उनकी गाड़ी में उनकी 2 गाड़ियां उनके सिक्योरिटी गार्ड से भरी हुई थी। करण की बात को सुनकर अब कहीं ना कहीं अनिका एक असमंजस में आ गई थी, क्योंकि अब अनिका सोचने लगी थी कि शायद कुछ हद तक अब ठीक होने लगा है, लेकिन
अब वो फिर से सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या पापा का सच सही है, क्या इन सब चीज़ों के पीछे राजीव गुलेरिया हो सकते हैं, क्योंकि अनिका ने पहले कभी इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं था। आज तक वो इन सब चीज़ों के लिए पहले क्रिस्टोफर को और उसके बाद दमयंती देवी को ही सबसे बड़ा विलन समझ रही थी। राजीव गुलेरिया के बारे में तो अनिका ने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अनिका को इतना परेशान होते हुए देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका? तभी अनिका कहती है, कुछ नहीं। गाड़ी में ऐसे ही खामोशी रहती है और वो दोनों मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। मारवा हाउस पहुंचने के बाद अब अनिका वॉशरूम में जाती है और वो जल्दी से फ्रेश होकर आती है। और इधर रोहित भी अनिका का ही वेट कर रहा था, क्योंकि रोहित को अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि अनिका के दिमाग में अब कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। रोहित अब अनिका को कहता है, अनिका मुझे लगता है अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, मुझे अभी एक बार सौम्या से जाकर बात करनी ही होगी। रोहित भी अनिका की हाँ में हाँ भरता है। तभी अनिका अपने सीक्रेट रास्ते से सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाती है। सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाने के बाद वहां पर देखती है तो वहां पर प्रीति पहले से ही मौजूद थी, जबकि निखिल और भूमिका अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। इतनी रात को अनिका को वहां पर देखकर प्रीति एकदम से हैरान हो जाती है और वो अनिका से कहती है, अनिका दी, आप इस वक्त मुझे बता दिया होता। अब अनिका कहती है, कोई बात नहीं प्रीति, तुम आराम कर लो, मुझे सौम्या से अभी के अभी मिलना है। प्रीति अब अनिका की बात सुनकर कहती है, लेकिन दी। प्रीति की बात को बीच में ही काटते हुए अनिका कहती है, मुझे पता है वो सो गई होगी, लेकिन उसे अभी के अभी जागना होगा। मुझे उससे कुछ बात करनी है, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं जिनके आंसर शायद हो सकता है मुझे अब सौम्या ही देगी। या तो वो अब अपनी खुशी खुशी मुझे सारे इन्फॉर्मेशन दे देगी, नहीं तो मुझे अपने हथकंडे से उससे अपने सारे आंसर निकलवाने ही होंगे। अनिका की बात सुनकर अब प्रीति चुप हो जाती है और वो अब अनिका को अंदर जाने देती है। आज अनिका के मन में कहीं ना कहीं नकली आकाश के एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रही थी। अनिका सोच रही थी कि दमयंती देवी चाहती तो नकली आकाश के जरिए पूरे गुलेरिया परिवार को अपने कब्जे में कर सकती थी और अनिका को पावर ड्रग देने के लिए आसानी से मजबूर भी कर सकती थी। फिर दमयंती देवी ने नकली आकाश का एक्सीडेंट क्यों कराया, इन सब सवालों के जवाब अनिका को सिर्फ सौम्या से ही मिल सकते थे। सौम्या के पास अनिका जाकर देखती है कि वो सो चुकी थी। अनिका सौम्या को कई बार उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सौम्या तो अपनी गहरी नींद में थी। अनिका जब देखती है कि सौम्या उसके कहे से उठ नहीं रही है तो अनिका ने झट से एक पानी का गिलास उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। सौम्या अब एकदम गुस्से से उठ जाती है और कहती है, ये क्या है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं सो रही थी? अनिका सौम्या को जवाब देते हुए कहती है, मुझे कुछ प्रश्नों के आंसर चाहिए हैं और वो भी अभी, और हाँ, जितना पूछा जाए उतना ही। और एक बात याद रखना, मेरे सवालों का ना करने से पहले तुम पहले भी 20 बार सोच लेना, नहीं तो जो हाल लच्छो का और निपुण मीना का हुआ है वही तुम्हारा साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब लच्छो तोते की तरह सारे राज उगल सकती है तो तुम तो उसके आगे चीज भी क्या हो। अनिका की धमकी को सुनकर एक बार तो सौम्या घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे भी यहाँ से जाने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ये भली बात ही जानती थी कि निपुण मीना और लच्छो का क्या हल हुआ है। अब अनिका सौम्या से अपने मन में चल रहे सवाल पूछना शुरू करती है और कहती है, तुम लोगों ने नकली आकाश को मारने की साजिश क्यों की, जबकि वो तो दमयंती देवी का भेजा हुआ एक मोहरा था। अनिका की बात सुनकर सौम्या एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर सौम्या हंसने लग जाती है और कहती है कि उस दिन रोहित की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। हमारा टारगेट आकाश नहीं बल्कि रोहित था। रोहित की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी थी, अगर वो सब सच हो जाता तो आज तुम यहाँ पर ऐसे ना खड़ी होती, बल्कि तुम यहाँ पर हमें मेरे से मिलने के लिए एक सफ़ेद साड़ी में आई हुई होती। अनिका अब कुछ हद तक सौम्या की बात समझ जाती है, जिससे वो अंदर तक टूट जाती है, लेकिन अनिका खुद को संभालते हुए सौम्या से फिर से पूछती है, क्या बकवास कर रही हो? तभी सौम्या कहती है कि वो एक्सीडेंट आकाश के लिए नहीं बल्कि वो रोहित के लिए प्लान किया गया था।
सौम्या अब आगे कहना जारी रखती है। सौम्या कहती है कि शायद तुम भूल गई थी कि जिस गाड़ी में उस दिन आकाश था वो गाड़ी आकाश की नहीं बल्कि रोहित की थी। अब अनिका थोड़ी देर अपनी जगह ऐसे ही खड़ी रहती है और पूछती है, तो क्या तुम रोहित को मारना चाहती थी? अब सौम्या मुस्कुरा कर कहती है, हम अकेले नहीं हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं। तुम्हें अपनी माँ की तरह कितने दुश्मन बना रखे हैं ये शायद तुम भी नहीं जानती। अब सौम्या थोड़ा हंसते हुए आगे कहती है, तुम्हें आकाश वर्मा तो याद होगा ही ना? सौम्या कहती है, याद कैसे नहीं होगा? तुम्हारी प्यारी सासू माँ का पुराना आशिक जो है उसी का सारा प्लान था। वो तुम्हें तुम्हारे प्यार से हमेशा के लिए दूर करना चाहता था, जैसे तुमने उससे आयशा मारवा को दूर किया था। दरअसल उस दिन जब नकली आकाश का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन आकाश दमयंती देवी की एक प्लानिंग के चलते रोहित से मिलने उसके हेड ऑफिस गया था, जहां से वापस आते टाइम आकाश की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। तब रोहित ने उसे अपनी गाड़ी ले जाने के लिए कहा था। वैसे तो रोहित के साथ काफ़ी सिक्योरिटी होती थी, लेकिन उस दिन रोहित को अकेले बाहर जाते हुए देखकर दमयंती की सिपाहियों ने उस कार का पीछा किया और उसका एक्सीडेंट कराया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस कार में रोहित नहीं बल्कि नकली आकाश था। अब अनिका सौम्या से पूछती है कि क्या अक्षय वर्मा भी दमयंती के इस काम में शामिल है? क्या वो भी पावर ड्रग के बारे में सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग हासिल करना चाहते हो? अब सौम्या अनिका से कहती है कि अक्षय वर्मा ने ही विदेशों से कई इलीगल सामान लाने के लिए दमयंती देवी की मदद की थी, जिसके बदले में उसने रोहित को जान से मारने की डिमांड की थी। लेकिन रोहित की किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन उस कार में नहीं था, इसलिए अब नकली आकाश भी दमयंती के किसी काम का नहीं रहा और दमयंती ने उसको मरवाने के लिए वकील साहब विक्की को ये काम दिया था कि वो गुलेरिया हाउस जाकर नकली आकाश को भी अब ख़त्म कर दें, क्योंकि वो अब हमारे किसी भी काम का नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम पर विक्की ने भी ये काम नहीं किया और उसके बाद तो क्या हुआ तुम शायद भली भांति जानती हो। सौम्या की बात सुनकर अब अनिका को विक्की की बात याद आ जाती है, जिसे सोचकर अनिका को यकीन हो जाता है कि सौम्या बिल्कुल सच कह रही है। हालांकि अनिका यहाँ पर राजीव गुलेरिया के बारे में बात करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो अनिका को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसे अनिका के लिए खुद को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब अनिका सौम्या को वहीं बीच में ही छोड़कर चली जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। आज अनिका के चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। अनिका भले ही कभी अपने प्यार का इजहार रोहित के सामने नहीं करती, लेकिन रोहित को खोने के नाम से ही अनिका की रूह कांप गई। अब अनिका अपने ख्यालों में खोई हुई आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे से प्रीति अनिका को आवाज़ देती है और कहती है कि दी प्लीज आप एक बार चलकर विशु को भी देख लो, उसका इलाज ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। अब अनिका अपनी आंखों से आंसुओं को पूछती है और प्रीति के साथ विशु के रूम की तरफ चलने लग जाती है।